नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है जूलियन कोएप्के की। एक ऐसी लड़की जो एक बहुत ही भयानक विमान हादसे में अकेली बच निकली। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से मिली है, जिसमें उनके अपने अनुभव बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस स्रोत से वो खास बातें निकालें जो जूलियन के इस असाधारण अस्तित्व के पीछे थीं। उनका हौसला, उनकी वो अनोखी परवरिश और वो हालात जिन्होंने उनकी मदद की। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये मानवीय सहन शक्ति की मतलब एक कमाल की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अ, जूलियन का जन्म पेरू में हुआ था। उनके माता पिता जर्मन जीव विज्ञानी थे, है ना? मारिया और हांस फिलिम। हाँ, सही। और उनकी परवरिश भी बहुत अलग थी। अमेज़न वर्षावन के बीच पंगवाना नाम के एक रिसर्च सेंटर में। ये उनके माता पिता का ही सेंटर था। तो सोचिए, बचपन से ही जंगल उनका घर था, उनका खेलने का मैदान। पंगवाना, ये नाम याद रखना होगा। मतलब ये सिर्फ घर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया उनके लिए, अनजाने में ही सही। वहीं उन्होंने प्रकृति को समझा, जंगल के कायदे सीखे, हाँ। वो तरीके जो बाद में उनकी जान बचाने वाले थे। हाँ। उनकी माँ मारिया का जिक्र भी जरूरी है। वो उस जमाने में पीएचडी करने वाली बहुत ही दृढ़ महिला थीं। उनकी वो वैज्ञानिक सोच वो जूलियन के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी। ये बात तो है, और शायद यही परवरिश और जज्बा उनके काम आया। वो तारीख थी 24 दिसंबर 1971। हाँ, क्रिसमस ईव। 17 साल की जूलियन अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 पर थीं। लीमा से पुकाल्पा जा रही थीं। अच्छा, लैंसा। मैंने सुना है इस एयरलाइन का रिकॉर्ड बहुत खराब था सुरक्षा के मामले में। हाँ, ये जानकारी तो वाकई चौंकाती है। असल में वो उनका आखिरी बचा हुआ प्लेन था। अरे। ऐसा कहा जाता है कि उसे पुराने पुर्जों से मतलब जुगाड़ करके बनाया गया था, और वो उस इलाके के भयानक मौसम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो फिर तूफान आ गया। हाँ, बहुत भयंकर तूफान। प्लेन उसमें उड़ता रहा, फिर उस पर बिजली गिरी और वो हवा में ही मतलब टूटकर बिखर गया। जूलियन को बस अपनी माँ के आखिरी शब्द याद रहे, अब सब खत्म हो गया। हे भगवान, 10,000 फीट से गिरना और बच जाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। वो अपनी सीट से बंधी हुई गिरी, और नीचे जो घना जंगल था, उसके पेड़ों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, क्या कहते हैं? कैनोपी। हाँ, कैनोपी। हाँ, तो उस कैनोपी ने एक गद्दे जैसा काम किया। गिरने की रफ्तार एकदम से कम हो गई, लेकिन चोटें फिर भी गंभीर थीं। सिर में चोट लगी, कॉलर बोन टूट गया, गहरे जख्म थे, एक घुटने का लिगामेंट फट गया। उफ। पर कमाल की बात ये कि शुरू में शॉक की वजह से उन्हें दर्द ही महसूस नहीं हुआ। जब होश आया तो देखा कि वो अकेली हैं, पूरी तरह भीगी हुई, कीचड़ में सनी, और उनका चश्मा भी कहीं गिर गया था। और यहीं से फिर वो असली लड़ाई शुरू हुई, जंगल में 11 दिन अकेले। बिल्कुल। और यहाँ काम आई वो पंगवाना वाली सीख। उनके पिता ने सिखाया था कि जंगल में खो जाओ तो पानी का स्रोत ढूंढो, छोटी नदी या नाला, और बस उसके किनारे किनारे चलते जाओ। अच्छा। उन्होंने वही किया। एक छोटी धारा ढूंढी और उसके साथ चलने लगी। उन्हें रास्ते में कैंडी का एक बैग भी मिला। बस वही कुछ दिनों तक उनकी एनर्जी का सोर्स था। लेकिन मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, अकेली लड़की, घायल। मुश्किलें तो भयानक थीं। जख्म बिगड़ रहे थे, खासकर उनके हाथ के घाव में कीड़े पड़ गए थे। भूख थी, जबरदस्त थकावट थी, और कीड़े मकोड़ों का हमला तो लगातार था ही। उन्होंने मदद के लिए कुछ करने की कोशिश की होगी, जैसे कोई आवाज। हाँ, उन्होंने ऊपर उड़ते हुए रेस्क्यू प्लेन की आवाजें सुनी कई बार, लेकिन जंगल इतना घना था कि न तो वो प्लेन वालों को देख पाई, न प्लेन वाले उन्हें। वो कोई सिग्नल भी नहीं दे पाई। ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। और सोचिए, रास्ते में उन्हें 3 और यात्रियों के शव भी मिले। वो भी अपनी सीटों से बंधे हुए जमीन में धंसे हुए थे। ये मंजर देखना उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसे में तो कोई भी हिम्मत हार जाए। हाँ, शायद। पर उन्होंने नहीं हारी। यही उनकी विल पावर थी। 10वें दिन जाकर उन्हें एक नाव दिखी, और पास में लकड़हारों की एक खाली झोंपड़ी, जिसे टाम्बो कहते हैं, वहां। अच्छा, तो उन्हें लोग मिल गए? नहीं, अभी नहीं। झोंपड़ी खाली थी, लेकिन वहां उन्हें गैसोलीन मिला। और उन्होंने वो किया जो सुनने में ही अजीब लगता है। उस गैसोलीन से अपने हाथ के घाव के कीड़ों को निकाला। सोचे कितना दर्द हुआ होगा। ओह, और फिर वो नाव?
नाव वहीं थी, वो उसे ले जा सकती थी, पर उन्होंने सोचा कि यह किसी की संपत्ति है, इसे नहीं लेना चाहिए। और ये फैसला सही रहा। हाँ बिल्कुल। 11वें दिन 3 लोकल लकड़हारे बारिश के बाद अपनी नाव देखने आए और उन्होंने जूलियन को उस झोपड़ी में पाया। तब जाकर उन्हें पता चला कि उस फ्लाइट के 92 लोगों में से वो अकेली थीं जो जिंदा बची थीं। अकेली? 91 लोग नहीं बचे। ये जानना कितना मुश्किल रहा होगा। जंगल से बाहर आने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्पताल में इलाज चला, मीडिया का बहुत ज्यादा ध्यान था, कुछ गलत रिपोर्टिंग भी हुई, पिता के साथ रिश्ते में भी कुछ तनाव आया, फिर उन्हें जर्मनी भेज दिया गया। और बाद में उन्हें ये भी पता चला कि हादसे के फौरन बाद उनकी माँ और कुछ और लोग भी जीवित थे। क्या वो जीवित थे? हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वो कुछ ही दिनों में मर गए। ये जानना जूलियन के लिए शायद सबसे बड़ा सदमा रहा होगा। यकीनन इतने सब के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाया। हाँ, यही तो जूलियन की कहानी की सबसे बड़ी बात है। वो पेरू वापस लौटे, उन्होंने पांगुआना रिसर्च सेंटर का काम संभाला, अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर है वर्नर हर्ज़ॉग, हाँ, मैंने सुना है उनका नाम। उनके साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, विंग्स ऑफ होप। और दिलचस्प बात यह है कि हर्ज़ॉग खुद उसी फ्लाइट में जाने वाले थे। सच में? हाँ, पर आखिरी मिनट में उनका प्लान बदल गया और आज भी जूलियन पंगुआना के काम में लगी हुई हैं, जूलॉजी में सक्रिय है और हाँ, वो आज भी हवाई सफर करती हैं। कमाल है। ये कहानी हमें वाकई सोचने पे मजबूर करती है। क्या उनका बचना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें जंगल का ज्ञान था, या उनकी शारीरिक क्षमता अच्छी थी? या फिर इसमें कुछ और भी है। वो जो इंसानी जज्बा होता है ना, जीने की जिद, जिसे जिजीविशा कहते हैं, क्या वो चीज़ हमें ऐसी नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों में भी टिके रहने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो जूलियन की कहानी सुनने के बाद मन में ज़रूर उठता है।